नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इसे लेकर 19वें दौर की बातचीत हुई है। सैन्य स्तर की इस बातचीत के खत्म होने के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया, जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी गई। हालांकि करीब 17 घंटे तक चली इस कमांडर स्तर की बातचीत में कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया। कई मुद्दों को लेकर अभी भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर जारी तनाव के बीच भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 19वें राउंड की बैठक हुई। ये बैठक 13 और 14 अगस्त को भारतीय सीमा के चुशुल मोडलो में आयोजित की गई। वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेह मुख्यालय 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रश्मि बाली ने किया, जबकि चीनी टीम का नेतृत्व दक्षिण शिनजियांग सैन्य जिले के कमांडर ने किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर शेष मुद्दों के समाधान पर 17 घंटे लंबी चर्चा हुई। ये पहली बार है कि सीमा विवाद पर उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता 2 दिनों तक चली और 2 दिनों में कुल मिलाकर करीब 17 घंटे तक चर्चा हुई। अंतरिम रूप से दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर शांति बनाए रखने पर सहमत हुए हैं। बैठक के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और पीएलए सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर दोनों सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान पिछले कई वर्षों से एक परंपरा रही है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में मिठास कैसे घुलेगी, ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है। 19वें दौर की बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचौक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन पर दबाव डाला। बैठक में क्षेत्र में समग्र तनाव को कम करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों की तरफ से 2 दिवसीय सैन्य वार्ता खत्म होने के एक दिन बाद एक संयुक्त बयान में बताया गया, दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 19वें दौर की बातचीत में भी विवादित जगहों को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। रिपोर्ट में बताया गया कि सैन्य वार्ता में पूर्वी लद्दाख के देपसांग और डेमचौक में सैन्य टकराव के मसले को हल करने में कोई भी ठोस समाधान नहीं निकल पाया। रणनीतिक तौर पर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाने वाले देपसांग, काराकोरम दर्रे और डेमचौक में भारतीय सैनिकों के पेट्रोलिंग के अधिकार को बहाल करने पर चीन सहमत नहीं हुआ है। भारत चीन कोर कमांडर स्तरीय बैठक के 19वें दौर के बाद जारी बयान में पूर्वी लद्दाख में गतिरोध वाले इलाकों से सैनिकों की वापसी में किसी तत्काल सफलता का संकेत नहीं मिला। इससे पहले 18वें दौर की सैन्य वार्ता 23 अप्रैल को हुई थी, जिसमें भारतीय पक्ष ने देपसांग और डेमचौक में लंबित मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की वकालत की थी। 13-14 अगस्त को भारतीय सीमा पर चुशुल मोल्डो सीमा मीटिंग पॉइंट पर आयोजित की गई। ये बातचीत पीएम नरेंद्र मोदी के ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जोहानिसबर्ग की यात्रा से एक हफ्ते पहले हुई है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाली ब्रिक्स समिट में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा लेंगे। वहां दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात होगी। अब देखना होगा कि मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं का रुख क्या होगा। क्या मुलाकात में दोनों देशों के बीच का तनाव हावी रहेगा? इस पर सभी की निगाहें रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो 19वें दौर की बैठक में भारत ने देपसांग और डेमचौक समेत अन्य टकराव वाले पॉइंट से सैनिकों की जल्द वापसी को लेकर चीन से चर्चा की। बैठक में क्षेत्र में समग्र तनाव को कम करने पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों की तरफ से 2 दिवसीय सैन्य वार्ता खत्म होने के एक दिन बाद एक संयुक्त बयान में बताया गया कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र में एलएसी पर बाकी मुद्दों के समाधान पर सकारात्मक, रचनात्मक और गहन चर्चा की। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक 19वें दौर की बातचीत में भी विवादित जगह को लेकर कोई बात नहीं बन पाई है। इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। पैनल में 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी, जो कि जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पूर्व राजनयिक मंजू सेठ जी भी जुड़ चुकी हैं। मामा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
जितेंद्र ओझा जी, भारत ने देपसांग और डेमचौक समेत अन्य टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की जल्द से जल्द वापसी का चीन पर दबाव डाला, लेकिन चीन यहां अड़ियल रवैया बनाए हुए है। ये मैदान सामरिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है और चीन का रुख परिवर्तन कैसे संभव है? निश्चित रूप से सामरिक महत्व इस एरिया की बहुत अधिक है, खास करके सीपेक वगैरह जो चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर कराते हैं। और आपको पता होगा कि अक्साई चिन को भी जब चीन ने कब्जा किया था तो उसका एकमात्र वजह यह था कि वही एकमात्र रूट था जिससे सिंजियांग और ये उनका जो दूसरा प्रोविंस है उसको जो है मेन चाइना से उसको कनेक्ट किया जा सकता है। तो उस वजह से उसका महत्व बहुत अधिक तो है ही है, लेकिन जब चीन की जो कुल अप्रोच है वो अप्रोच इस बात पर निर्भर करती है कि किस तरीके से भारत को एक मुगालसे में रखे और ये इस तरीके से साइकोलॉजिकल दबाव बना के रखे कि भारत जो है इस तरीके से ऊब जाए। ऊब जाने के बाद जो है जो भी उन्होंने किया है, एक थोड़ा सा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शिफ्ट कर दिया है तो वो नॉर्मलाइज हो जाए। तो चीन की जो कुछ भी मूव रही है वो बड़ी सोची समझी और काफी तैयारी के बाद की गई मूव रही है। और चीन को लगता है कि शायद जो है भारत की मिलिट्री ने तो बहुत जबरदस्त जवाब दिया है, रिवर्स किया है चीन के ऑपरेशन को। लेकिन संभव है कि भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप या भारत के भीतर की ये हालात ऐसे हों कि एक समय के बाद जो है एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बने और भारत की गवर्नमेंट जो है शायद खामोश हो जाए। तो यही एकमात्र वजह है, मुझे लगता है कि चीन का रवैया बदल नहीं रहा है। और दूसरा, कई बार मैंने कहा है जब तक चीन को किसी खतरे का एहसास नहीं होगा, जब तक बहुत ही कोई हेवी कॉस्ट चीन पर नहीं लगता है, तब तक मुझे लगता नहीं है कि चीन की इस आदत से कभी भी सुधार हो सकता है। जहाँ तक चीन के इतिहास को हम देखते हैं, जो उसकी स्ट्रेटेजिक साइकी हम कहते हैं कई दफे, स्ट्रेटेजिक साइकी चीन की यही रही है कुछ दशकों में, शताब्दियों तक में मैं कहूंगा कि धीरे धीरे जो है अपने आप को बढ़ाते जाना। नहीं तो चीन की आज देखिए कि आज की तारीख में 2/3 से भी अधिक एरिया ऐसी है जो किसी भी तरीके से चाइनीज रही नहीं है। और भारत को के ऊपर जो दबाव बनाने की चीन की जो पूरी तरीके से उनके सारे हम एक्शन को देखें, उनके पॉलिसीज को देखें, उनके भीतर के जो इंटरनल डिस्कशन है उसको देखें, भारत पर दबाव बनाने के लिए चीन जो है हर तरीके से डिटरमिन्ड लग रहा है। तो देखिए, डिप्लोमेसी में हम यही कहते हैं कि 2 दफे आप बातचीत करने के लिए भी मिलते हैं तो वो भी प्रोग्रेस है, लेकिन जब तक चीन पे बहुत बड़ा दबाव नहीं बनता है मुझे नहीं लगता है कि इस व्यक्ति की कोई मेजर ब्रेक थ्रू होने वाला है। बिल्कुल, जब तक कोई बड़ा दबाव नहीं बनेगा तब तक चीन शायद सुधरने का कार्य नहीं करेगा। मंजू जी, चीन चर्चा के चैनल भी खुले रखना चाहता है, लेकिन चर्चा के माध्यम से किसी निर्णय तक पहुंचना भी नहीं चाहता है। ऐसे मामले की जटिलता की वजह से है या चीन की कुटिलता? जी, दोनों ही फैक्टर्स हैं इसमें उनकी, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स इशू तो है ही, क्योंकि ये बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है। सबसे बड़ी ये बात है कि और वो चाहते भी नहीं है डिमार्केट करना। और उनकी जो अप्रोच है वो इंडिया को बैक फुट पे जिसे कहते हैं रखना चाहते हैं और इसको रिजॉल्व करने में उनको ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ तक मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि वो उनके कोई ठोस इंटरेस्ट या ठोस कोई इंटरेस्ट पे उनका कोई दबाव पड़े या उनको कोई अफेक्ट पड़े किसी चीज पे, तभी जाके वो इस पे आगे मूवमेंट दिखाएंगे। और इसीलिए हम काफी दिनों से ये चर्चा होती रही है कि थोड़ा हमको भी तिब्बत को लेके और ताइवान को लेके थोड़ा दबाव डालना पड़ेगा उन पे। और इकोनॉमी जो ट्रेड हमारा बहुत ह्यूज डेफिसिट है उनके साथ, चीन के साथ, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा अपना कट डाउन करें उस डेफिसिट को और अपना वहाँ से इम्पोर्ट्स के ऊपर थोड़ा रोकथाम डालें, तभी जाके चीन पे थोड़ा प्रेशर पड़ने की उम्मीद है और वो अपना रवैया बदलेंगे। या उनका कोई कोर इंटरेस्ट इस पे अफेक्ट हो रहा हो, तभी वो जाके अपना इस बातचीत को आगे ले जाएंगे। लेकिन हाँ, वो चाहते हैं कि हम बातचीत करते रहें, हम, और इंडिया भी चाहता है कि बातचीत बंद ना हो, क्योंकि उससे और स्थिति बिगड़ने के चांसेस। जी, बिल्कुल सही आपने कहा। और जितेंद्र ओझा जी, चीन का जो विरोधात्मक रवैया है, क्या वो इस तरीके से अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो स्थायी देखने में लगता है? तो सवाल यही है कि वो स्थायी क्यों है? क्या वो खुद को इस स्थिति में पाता है कि अपनी टेरिटोरियल एस्पिरेशन को रिजर्व करके ही चर्चा के टेबल पर बैठे, और ऐसे में क्या कोई हल संभव नजर आता है? नहीं,
चीन जो है चर्चा को भी उसने नेगोशिएशन को भी वेपनाइज कर दिया है। नेगोशिएशन का भी उसका एकमात्र मकसद यही है कि किस तरीके से जो भी अग्रेशन उसने किया है उसको रैशनलाइज किया जा सके। देखिए, और चीन की जो असेसमेंट हम लोगों के बारे में, शायद हमें लगता है कि उस असेसमेंट कुछ ऐसी है कि उसको लगता है कि एक समय के बाद शायद हम चुपचाप हो जाएंगे। अक्सर चीन की अगर आप बात करें, आप देखें कि ये चीन जो है कई दफे महीनों में, सप्ताहों में नहीं सोचता है, कई दफे वो दशकों में, शताब्दियों तक में सोचता है। कि आप देखिए कि चीन पे का जो पूरा कब्जा तिब्बत पे ही इलीगल है। हम लोगों का ये मान लेना कि चीन जो है, तिब्बत जो है चीन का एक ऑटोनोमस पार्ट है, ये अप्रोच ही गलत रहा है। क्योंकि चीन की अपनी इतिहास की जो किताब है शीशी, उसमें तिब्बत के लोगों को नोमाड कह के जिक्र किया गया है। तिब्बत उनके किसी तरीके से चाइनीज है ही नहीं। और उसको छोड़िए, जिस तरीके से एकदम भीतर से जो है तिब्बत को री इंजीनियर करने की कोशिश की, सारे रिसोर्सेज लेने की कोशिश की, और जो भी उसका पोजीशन रहा है कि यहाँ हमारे अरुणाचल के हिस्से में कई एक हिस्से को भी अपना वो कहता रहा है। तो इस वजह से उसको लगता है कि हम जो है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक अप्रोच है बड़ी सॉफ्ट है। हम इनवर्ड लुकिंग एक देश है जो भारत अपने अंदर के मामलों में ज्यादा व्यस्त रहता है। तो चीन की एक ऐसी असेसमेंट है, हम उनके मीडिया के रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, जो उनके इंटेलेक्चुअल्स के ये प्लेटफॉर्म पे जो कहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो उनको देखने की, सोचने समझने के बाद हम लोगों की असेसमेंट जो है चीन के बारे में, चीन की क्या सोच सकता है, वो ऐसा लगता है। तो और जहाँ तक इकोनॉमिक बात है, देखिए चीन जो है इकोनॉमिकली हमसे 6-7 गुना अधिक मजबूत है। और ये एसिमेट्री कई दफे बहुत से लोगों ने कहा कि ये हमारे हक में नहीं है। और इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, कई एक जगह मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे जिस तरीके से वो इन्वेस्ट कर रहा था, इवन जब हम कारगिल में गए थे तब कई तरीके से उसने भीतर से कई चेंजेस किए हैं। तो चीन को लगता है कि ये ऐसा है जिसमें शायद भारत के गवर्नमेंट की तरफ से उतना ज्यादा फोकस या अटेंशन नहीं होगा, और थोड़ा सा जिसने टेरिटोरियल गेन किया है उसमें हम लोग किसी एक पॉइंट के बाद जो हम लोग मान जाएंगे। तो अभी तक भारत का भी रवैया बहुत मजबूत रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ इस बात से इकोनॉमिक और कुछ छोटे छोटे प्रेशर से बात नहीं बनेगी। ये एक गेम है जिसे हमें ग्लोबली खेलना होगा। और सिर्फ मैं कहूँगा कि चीन को जहां तक, अगर चीन बहुत जगह फैला हुआ है अपने पोर्ट के डिप्लोमेसी के जरिए, मार्केट कैप्चर करने के जरिए, या आप देखें कि रिसोर्सेज कैप्चर करने के जरिए, इस बड़े ग्लोबल गेम में हम अगर मिलकर चीन को हिट करना नहीं जब तक शुरू करते तब तक होगा नहीं। और एक बात दूसरी भी ध्यान देनी है, शी जिनपिंग जो है अगर जरूरत पड़ती है तो बहुत से अधिक अपने सोल्जर्स को भी सैक्रिफाइस करने में नहीं हिचकेंगे, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ अपने आप को भी ग्लोरीफाई करना, जो उनके सिस्टम है, जो उनका तरीका रहा है, उसको तैयार रख के मैं कहूँगा कि एक पॉइंट के बाद ये क्या स्ट्रेटजी होगी, हमें अपने सरकार को बताने की जरूरत है, अपने मिलिट्री को बताने की जरूरत है। लेकिन मेरा मानना है कि ये गेम अब ग्लोबल होगा तभी बात बनेगी, और अन्यथा छोटे मोटे इससे तो बात नहीं बनेगी। और हिट सिर्फ चीन ही नहीं हो, हिट सीसीपी भी हो, हिट शी जिनपिंग भी हो, उस स्ट्रेटजी से सब चीन के ऊपर प्रेशर आएगा, वरना छोटी मोटी बातों से तो कुछ नहीं होना है। बिल्कुल सही आपने कहा मंजू जी। जाहिर सी बात है कि आप भी इससे सहमत होंगी, जैसा कि अभी जितेंद्र ओझा जी ने कहा कि छोटे छोटे दबाव से बात नहीं बनेगी, अब बड़े दबाव की जरूरत है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, जब तक बड़ा दबाव नहीं जाएगा, और जैसे ओझा जी ने कहा उनके लीडरशिप पे दबाव नहीं जाएगा, और हम क्वाड में हम शामिल हो गए हैं, वो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर तो पड़ा है, और उनको पता है कि इंडिया पुराना वाला इंडिया नहीं रहा है, ये एक नया इंडिया है जो थोड़ा अपना असर्टिव हो गया पहले के मुकाबले, और अपने ग्राउंड को स्टैंड कर रहा है। पहले हम थोड़ा सा सॉफ्ट थे, जैसे ओझा जी ने भी कहा, हम बिल्कुल सॉफ्ट अप्रोच चाहते हैं, हम कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं। और ये चीन की रीडिंग है इंडिया के बारे में कि इंडिया इज अ सॉफ्ट स्टेट, इंडिया इज अ सॉफ्ट कंट्री, और इनको हम दबाव डाल सकते हैं, और हम ज्यादा लंबा इनको खींचेंगे तो थोड़े दिनों के बाद वो कहेंगे जाने दो। तो आई थिंक ये भी उनका इमेज है इंडिया के बारे में, और जो हमें बदलने की जरूरत है। और जब तक हम ग्रेट हर्ट, जैसे उन्होंने कहा, उनके ऊपर नहीं डालेंगे हर एक तरीके से, और तिब्बत को लेके, अक्साई चीन को लेके, हर एक चीज के लिए लेकर इनका जो गेम खेला जा रहा है चीन के द्वारा अराउंड द वर्ल्ड, अपना इन्फ्लुएंस, अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं हर तरीके से। और इनकी इकोनॉमी में थोड़ा इफेक्ट हो रहा है, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं हो रहा जितना उनको कोई पिंच करे। तो इसलिए पूरा हर एक चीज के लिए लेके, फ्रॉम स्ट्रेटेजिक उनको काउंटर करने के लिए उनकी स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट जो इंडिया को कर रहे हैं वो, और वर्ल्ड को और यूएस को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं यूएस और चीन के रिश्ते भी थोड़े से वापस वो कोशिश कर रहे हैं एक लेवल पे वापस आए, और वो उनको लगता है क्योंकि चीन
उनको लगता है क्योंकि यूएस एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है इस वक्त, तो उनकी वो बात फिर भी थोड़ा मानने के लिए तैयार है। इंडिया को वो अभी भी कुछ इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इंडिया की जो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल पोजीशन है इस वक्त वर्ल्ड में, उनको लग रहा है कि इंडिया आ रहा है आगे, उनको कैसे नीचे रखा जाए, और वो इसलिए कोशिश करेंगे, हर संभव कोशिश करेंगे कि इंडिया को कैसे कंटेन किया जाए। और हमें अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है हर तरीके से, इकोनॉमिकली, डिफेंस के मामले में भी, हर एक चीज में, तभी जाके बिल्कुल सही थोड़ा सा आपने उनके कहा ऊपर कि दबाव हमें पड़ेगा। कई मामलों में अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। ओझा जी, आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें बदलने की जरूरत है, जिन फैक्टर्स पर हमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है अभी? देखिए, चीन ने क्या किया, जब ये रिजीम चेंजेस होने लगी तो अपने यहाँ उसने एक बड़ा सर्वेलेंस सिस्टम लाया और किसी तरीके से वेस्टर्न पावर्स को, खास करके अमेरिका को, उनके CIA के जरिए, किसी जरिए CCP को रिप्लेस करें या इंटरनल टर्मोइल करें, तो उसका सारा मौका खत्म कर दिया। तो और हमारे इसमें कई दफे हम कहते हैं कि हमारे डोमेस्टिक एरिया में चीन जो है बड़ा छद्म युद्ध कर रहा है, हमें इकोनॉमिकली कटल करने की कोशिश कर रहा है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। कई दफे WTO के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके सब स्टैंडर्ड चीजें हमारे देश में फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, छद्म युद्ध को खत्म करने के लिए, और दूसरा मैं कहता हूँ कि हम डिफेंसिव या काउंटर के अप्रोच से नहीं कर सकते, हमारे एक प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चीन और पाकिस्तान का इस रूप में बने रहना हमारे लिए हमेशा खतरे के वजह बनी चाहिए। मैंने कई दफे कहा कई प्लेटफॉर्म पे कि जहां तक नेशनल सिक्योरिटी की उसमें हमारे पॉलिटिकल पार्टी, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी मीडिया, हमारे थिंक टैंक, ये एक पेज पे। देखिए, पश्चिम की अभी आवश्यकता है, भारत की आवश्यकता है अपने इंटरेस्ट की। तो हम उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के बजाय हमारा एक बड़ा क्लियर, वेल डिफाइंड एजेंडा होगा कि इस रीजन में बड़ी ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन जो इफेक्टिव, वो लाने की जरूरत है। अगर वो होती है तो चीन के भीतर प्रेशर आएगा। अब देखिए कि पाकिस्तान का वो किस तरीके से एक प्रॉक्सी बना के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, शायद हमारा प्राइवेट सेक्टर बहुत मजबूत होता तो रूस को कभी भी चीन के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। रूस के साथ हमारे संबंध ऐसे होते कि चीन को हम मिलकर सर्कल कर सकते थे। तो जब हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की बात करते हैं या ग्रैंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो हर एक इंटरनल और एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन और कैपेसिटीज की बात करते हैं। और ये जो है अचानक बनते हैं। तो पिछले 50 सालों में, खासकर 45, 50, 70 के दशक के बाद से चीन का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जब से डेंग जियाओपिंग ने अपने 4 रिफॉर्म किए, वो जबरदस्त रिफॉर्म हुआ है। और हम कई एक जगह पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। इंटरनल इंटरेस्ट है, इंटरनल पॉलिटिकल एजेंडाज हैं, उसने हमारे नेशनल सिक्योरिटी गोल को भी शेक या डिस्टॉर्ट कर दिया है। खैर, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लेकिन फिलहाल जैसे मैंने कहा, कई एक ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें चीन को हम कई एक जगह से, ड्रैगन अगर बड़ा है तो ड्रैगन को बीट किया जा सकता है। देखिए, सेंट्रल एशिया में चीन को लेके बहुत ज्यादा नाराजगी है। रशिया के कई सेक्टर में भी अभी लोग कहते नहीं है। उन्होंने क्या काम किया है, खास करके ये जो एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ आती, साइबेरिया में डेमोग्राफिक कॉम्पोजिशन चेंज कर दिया है। 90% लोग चाइनीज हो गए हैं। तो किस तरीके से रशिया को भी सिनिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। वेस्ट एशिया में लोग रशिया की वजह से, चाइना की वजह से डरे हुए हैं। आप देखिए कि लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका तक में चाइना पहुंच गया है, अफ्रीका में तो पहुंचा हुआ है। अमेरिका के कुछ सेक्शन के लोग कह रहे हैं कि उनके इंस्टीट्यूशंस को वो मैनिपुलेट कर रहा है, किस तरीके से छद्म युद्ध के जरिए सपोर्ट कर रहा है। तो चाइना ने एक बहुत ही रूथलेस मशीनरी के बारे में अवेयर होना, और दूसरा, लड़ाई जीतने के लिए डिफेंस तो जरूरी है, लेकिन डिफेंस के साथ ऑफेंस भी जरूरी है। बिना ऑफेंस के आप जो है कभी भी कोई लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि CCP का जो एक आधिपत्य चल रहा है, ये जो एक ऑपरेसिव तरीका चल रहा है, उसमें अगर हो सके तो चीन की जनता भी हमारी पार्टनर बने, और उसके लिए जरूरी है कि हमारे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन से एकदम हाई। ठीक है सर, आपने बहुत के लिए 2 खास मेहमान पैनल में लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मंजू जी, चीन भारत के साथ संबंधों को बुरे तरीके से हैंडल करता है, लेकिन कई विद्वान ये भी मानते हैं कि ये उसकी नीति नहीं, कूटनीतिक नासमझी और अक्षमता है। डिप्लोमेसी की अगर यहाँ पर बात करें मैम, तो डिप्लोमेसी में तो कम से कम पूर्व निर्णय रखकर बात नहीं होती है। होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक ये चीन का अप्रोच यही है कि हम ये चाहते हैं, अब हम बात करेंगे, ये हमारी मंशा है, हम अब बात करेंगे। एंड चाहे ऊपर से वो नहीं अपना करते, लेकिन आप देखेंगे इसमें भी अभी जो मिलिट्री टॉक्स हुए हैं और जो चलते आ रहे हैं राउंड ऑफ टॉक, वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई कर चुके हैं स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स काफी जगह।
और यहाँ में ब्लॉक कर दिया, जैसे इसमें भी जो कह रहे हैं डेप्सांग में जो है ब्लॉक कर दिया हमारा जो ट्रेडिशनल पेट्रोलिंग पॉइंट्स है, और वो करने के बाद अब कहते हैं आप बात करिए और हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। तो ये इनका अप्रोच जो है बिल्कुल ही गलत है। आप नेगोशिएट कैसे करेंगे जब तक आपका ओपन माइंड नहीं है और जब आपके पैरामीटर्स ओपन नहीं है। आप हमेशा और इनका हमेशा से यही अप्रोच रहा है। इन सब स्टैंड ऑफ के पहले से भी हम देख रहे हैं, जब से इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ी है और जब से इन्होंने अपना ये विस्तारपन और जो ये अपना सलामी स्लाइसिंग का अप्रोच और सब जगह पूरे वर्ल्ड में जो कर रहे हैं वो करके उसके बाद कहते हैं अच्छा बात करिए, अपना जो एक्शन लेने के बाद, और कहते हैं अब अच्छा बातचीत करेंगे। तो बातचीत किससे करें, और कह रहे हैं हम इससे हिलेंगे नहीं। तो ये एक जो इनका अप्रोच रहा है, काफी सालों से हम देख रहे हैं इस टाइप का अप्रोच है, तो इसलिए कोई भी बातचीत उनके साथ ज्यादा मीनिंगफुल हम देख रहे हैं नहीं रहती है। और जब उनको लगता है कि अब हम ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आ गए हैं, तब वो बातचीत करते हैं। ठीक है मैम, मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी जितेंद्र ओझा जी से। सर, अगले हफ्ते ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होना है जहां मोदी जी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी होगी। सैन्य बैठक के बाद संयुक्त बयान में दोनों देशों ने सहजता दिखाई है, इसके क्या मायने रहेंगे और बैठक पर इसका क्या असर रहेगा? देखिए, बैठक पर तो असर थोड़ा बहुत जरूर होगा, जैसे पहले भी हमने कहा, क्योंकि भारत की तरफ से बड़ी क्लैरिटी है कि नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। चीन प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा कि सब कुछ नॉर्मल है और जो भी एरिया जिससे उसने कब्जा किया है, जो कुछ भी किया है, वो तो उसका अपना एरिया है। वो हमेशा से ये इंप्रेशन देने की कोशिश करता रहेगा। एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा कि जो स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन है वो चीन की जीन्स में, कि चीन जो है बाहर को तो छोड़िए, अपने देश के भीतर भी कभी भी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं करता है। ये जो नेगोशिएशन है वो नेगोशिएशन को भी एक जरिया मान के चल रहा है, जिसके जरिए जो उसका एजेंडा इम्पोज किया जा सके। तो वो चीन की तरफ से पूरी कोशिश होगी सहजता दिखाने की। और भारत के पास बड़ी, मैं सोचता हूँ कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं, जो लोग वो भी सोच रहे होंगे, लेकिन नॉर्मल भारत की तरफ से बड़ा साफ किया गया है कि ऑल इज नॉट वेल, सब कुछ नॉर्मल नहीं है जब तक चीन हटता नहीं है। और हमें तिब्बत के ऊपर अपना पूरा स्टैंड जो है रिव्यू करने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक स्टैंड है, लेकिन चीन ने जो है ग्राउंड लेवल पे बहुत ज्यादा ऑल्ट्रेशन कर दिए हैं और उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो 19वें दौर की चर्चा के बीच भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारतीय सेना और PLA सैनिकों के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान किया गया। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे अवसरों पर दोनों सेनाओं के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान पिछले कई वर्षों से एक परंपरा रही है, लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में मिठास कैसे घुलेगी, ये अभी तक सवाल ही बना हुआ है। मुद्दा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।